हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़ रहे थे कि 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में कुल 12 महीने होते हैं। उस 12 महीने में फरवरी का महीना 28 और 29 का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, फरवरी के महीने में 30 तारीख कभी नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कुल 12 महीने में फरवरी के महीने को हटा देंगे तो कुल 11 महीना बचेंगे। उस 11 महीने में 30 तारीख आएंगे तो एक साल में 11 बार, तो 400 साल में कितना होगा? 400 गुणे 11 कितना हो जाएगा? 4400 बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठीक उसी तरह से हमने 31 तारीख की बात किया था कि 31 तारीख 400 वर्षों में कितनी बार आएगी। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मैंने बताया कि एक 12 महीने में फरवरी का महीना होता है जिसमें 28 और 29 तारीख का होगा। उसमें कभी 30 और 31 का नहीं हो सकता। 31 लाना है तो अप्रैल जून सितंबर नवंबर 4 महीने में 30 तारीख वाले महीने होते हैं। तो फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर टोटल कितने? 5 महीने हुए। तो 12 में से 5 महीने में 31 तारीख नहीं आएगी तो कितने महीने में 31 तारीख आएगी? 7 महीनों में 31 तारीख आएगी। यानी एक साल में 7 बार 31 तारीख होगा। तो जरा खुद सोचिए कि 400 साल में कितना होगा? 400 गुणते 7, 7 चौक 28, 2800 बार। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, यहाँ हम 29 तारीख की बात कर रहे थे, तो मैंने क्या लिखा था कि एक साल में 12 माह, फिलहाल हम 12 महीने में हम फरवरी की गणना बाद में करेंगे। और यहीं से लाइट कट गई थी, कोई बात नहीं है। यहाँ से ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा कि इस एक साल में 12 माह होते हैं। 12 महीने में फरवरी के महीने को हम काउंट नहीं करेंगे। तो अभी भी एक साल में ध्यान से सुनिएगा, एक साल में जो है हमें 29 तारीख की बात करना है। ठीक है। तो एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगा। तो 400 साल का मतलब 400 गुणते 11, 11 यानी कि 4400 बार 29 तारीख। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। हमने ये कहा कि कुल एक साल में 12 महीने होते हैं। इस 12 महीने में ध्यान से देखेंगे कि हम फरवरी के महीने को काट देते हैं। क्यों? क्योंकि फरवरी में 28 और 29 तारीख के महीने होते हैं। ठीक है। तो इसमें 29 तारीख के महीने आता है तो इसकी गणना हम बाद में करेंगे। लेकिन फिर भी एक साल में 11 महीने में तो 29 तारीख तो आएगा ही। तो एक साल में 11 बार 29 तारीख, तो 400 वर्षों में कितना होगा? 400 गुणते 11 टोटल कितना हो जाएगा? 4400 बार। याद रखिएगा, बहुत ही बारीकी कंसेप्ट है यहाँ पर, बहुत ही बारीकी कंसेप्ट यहाँ पे लग जाता है कि फिलहाल अभी कितना हमने गणना किया है 29 तारीख को, टोटल एक साल में कितना, 400 वर्षों में कितना? 4400 बार। अब आइए जरा समझने का प्रयास करिएगा। 29 तारीख का मतलब एक लीप ईयर का आना। एक लीप ईयर का आने का मतलब एक 29 तारीख का आना। और ये कब होता है? 4 साल के बाद होता है। हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष का मतलब एक 29 तारीख आती है। क्यों? बात समझ में आया? पिछले क्लास में आप जाके ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। और लीप वर्ष का मतलब एक बार 29 तारीख आती है। हर 4 साल बाद 29 तारीख आएगा। तो 100 साल में कितनी बार आएगा? 100 साल में कितनी बार आएगा? तो आप 100 में 4 से भाग करेंगे तो कहेंगे सर टोटल 25 लीप वर्ष होंगे, अर्थात 25 29 तारीख आएंगे। तो यह गलत होगा। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, इसी को समझाने में चल रहा हूं। ठीक है। तो फिलहाल 4400 बार ऊपर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। देखिएगा, हमने यहाँ पर 4400 बार 29 तारीख यहाँ पे लिख लिया। अब ध्यान से समझिएगा, आपको समझाने के लिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। अब इसी पे ही हम समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 29 तारीख की बात आई है। देखिए, जब स्टार्टिंग में कैलेंडर तैयार किया जा रहा था तो उस समय सबसे पहले जूलियस सीजर ने तैयार किए। क्या किए? जूलियस सीजर ने।
जूलियन ने क्या देखा था कि 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड को जो ये राउंड अप फिगर है ना, उसने एक्स्ट्रा टाइम 5 दिन मान लिया। उस एक्स्ट्रा को क्या कर लिया, 5 दिन अतिरिक्त मान लिया, और 5 दिन की वजह से कैलेंडर इधर उधर शिफ्ट होना शुरू हुआ और सटीक तरीके से कैलेंडर नहीं बन पा रहा था, कोई भी डाटा इधर उधर हो जा रहा था। तो यहाँ पर जैसे ही ग्रेगरी महोदय ने आए तो जूलियन के कैलेंडर में कुछ संशोधन किया। क्या, ध्यान से सुनिएगा। जूलियन ने 5 दिन एक्स्ट्रा दिन माने थे और ग्रेगरी महोदय ने 3 दिन एक्स्ट्रा दिन माने, और 3 दिन एक्स्ट्रा मानने का मतलब कैलेंडर सेट हो जाता है। जब कैलेंडर सेट होता है तो आप गूगल पे सर्च मारिएगा, और नहीं तो मैं खुद स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि यहाँ पर जैसे ही जूलियन के कैलेंडर फेल होता है तो ग्रेगरी महोदय ने सेट किया, और सबसे पहले 1752 के कैलेंडर, जिस समय ग्रेगरी महोदय कैलेंडर सेट कर रहे थे उस समय सन चल रहा था 1752 के कैलेंडर को सुधार में किया गया। और 1752 के कैलेंडर को जब ध्यान से देखेंगे, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, कहीं भी सर्च कर सकते हैं, तो एक अजीब विडंबना आपको दिखाई देगा। 2 तारीख से डायरेक्ट 14 तारीख आ गया। 2 तारीख से कितना, 14 तारीख। मैं इसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। मसला यह था, यहाँ पर ध्यान देखिएगा कि जूलियन ने कहा कि यदि हर 4 साल बाद यदि लीप वर्ष आता है तो 100 साल में 4 से भाग करेंगे तो 25 चौको 100, 25 लीप ईयर्स होंगे। 100 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे, 25 लीप ईयर्स होंगे। ये 200 साल नहीं लिखा गया, ये 100 प्लस 100, 300 का मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100, 400 का मतलब होता है 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। ध्यान से समझिएगा। लेकिन ग्रेगरी महोदय ने यही संशोधन किए, बोले कि नहीं, यह क्या है, शताब्दी वर्ष है। यह क्या है, शताब्दी वर्ष है, तो हम 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग करेंगे। देखिएगा, एक मैं ग्रीन लगाया हूं जूलियन के लिए और एक मैं ब्लैक लगा दिया हूं ग्रेगरी महोदय के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि 100 को 400 से भाग करेंगे तो क्या कभी 100 400 से भाग जा पाएगा, नहीं जाएगा। और जब कोई शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित नहीं होगा तो कौन सा साल होगा, साधारण वर्ष। कौन सा साल होगा, साधारण वर्ष। अच्छा, फिर से कंसिडर होइएगा एक बार एकदम ध्यान लगा के कि जब एक लीप वर्ष आता है तो 1 तारीख आती है। 1 तारीख का मतलब कि एक दिन अतिरिक्त होता है कि नहीं, मैंने सब विधिवत बता रखा है। 2 बार 29 का मतलब कि 2 दिन अतिरिक्त होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 100 साल है, 100 को 400 से भाग करेंगे तो विभाजित नहीं होगा, लेकिन 100 साल से पहले के साल होंगे वो तो 4 से विभाजित कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 के पहले आएगा 96 साल, और 96 शताब्दी वर्ष नहीं है तो किससे चेक करेंगे, 4 से, तो 24 चौको 96 यानी 24 लीप वर्ष। यानी 100 से पहले 96 जो साल होगा वहां तक टोटल 1 से लेके 96 साल तक कुल कितने लीप ईयर्स मिलेंगे, 24 लीप वर्ष मिलेंगे। और 24 लीप वर्ष का मतलब होता है 24-29 तारीख का आना। अब आप ये बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि जब 400 से 100 को भाग करते हैं जब नहीं कटेगा, तो इसका मतलब जो 25 जूलियन के हिसाब से लीप वर्ष आ रहा था, तो जब यह लीप वर्ष नहीं होगा, यहाँ 24 ही होगा 100 के पहले, तो यह 1 लीप वर्ष अधिक है, तो हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो बताइए 100 साल में लीप वर्ष टोटल कितने होंगे, 24। 100 साल में लीप वर्ष कितने होंगे, 24। बहुत बड़ी राज यहाँ पर ओपन हो रही है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। आपसे पूछा जा सकता है, आपके साथ गेम खेला जा सकता है कि बताओ निम्नलिखित में से 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो ऑप्शन ए में 25 दिया रहेगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी डी जो भी दिया रहेगा, कितना दिया रहेगा, 24। कितना दिया रहेगा, 24। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 100 साल में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं, 24। यही तथ्य सही है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये 200 तो 200 नहीं लिखा है, यह 100 प्लस 100 लिखा है, यानी कि 24 प्लस 24। बताइएगा, यहाँ से भी 24 मिलेगा, यहाँ से भी, यानी 24 कहने का मतलब ये हुआ कि 100 प्लस 100 यहाँ 48 हो जाएगा। ये 300 का मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 24 टाइम 72 हो जाएगा।
यानी कि ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। ध्यान से सुनिएगा, 100 100 100 100, लेकिन जो 200 लिखा है ये 100 प्लस 100 लिखा है ना। तो यानी एक 100 में 24 मिलेगा और एक 100 में 24 मिलेगा तो 200 में कितना मिलेंगे? 48 लीप वर्ष। यही मैं समझाना चाहता हूँ। 300 है तो 100 प्लस 100 प्लस 100, यानी एक 100 में 24 होगा, एक 100 में 24 होगा, एक 100 में 24 होगा, तो 300 में टोटल कितना होगा? 72। लेकिन ये जो लास्ट है 400वां जो सवाल आता है, 400वां शताब्दी जो आएगा, उसको ग्रेगरी महोदय ने कहा कि ये लीप वर्ष है, इसको 4 से भाग करेगा तो कट जाएगा, और जब कटेगा तो यह टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पर 25 में 2500 मिल जाएंगे, 25 में 2500 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कैलेंडर हर 4 साल के बाद रिवीजन करता है और हर 400 के बाद रिवीजन करता है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिएगा कि 100 में 24, 200 में 24, 300 में 24 और 400 में यहाँ पर मैंने कितना लिखा है? 25। अब टोटल जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, टोटल जोड़ेंगे तो बताइए 24 24 48 24 72 72 में यदि आप 25 जोड़ते हैं तो टोटल कितना होता है? 97। यानी कि 400 साल में टोटल लीप वर्ष की संख्या कितनी होती है? 97। और 97 लीप वर्ष होंगे तो 29 तारीख भी कितने होंगे? 97। 29 तारीख भी कितने होंगे? 97। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं बहुत विधिवत समझाने का प्रयास किया है, बहुत ही राज है, बहुत ही खुली, ये एक तरह से कहिए कि कंसेप्ट छुपा है, मैंने उसको ओपन कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझिएगा, यदि आपको कहीं पढ़ाना पड़े तो इसको समझना पड़ेगा और सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये कहा कि 100 को जूलियन ने 4 से भाग किया तो टोटल लीप वर्ष 25 हुए, लेकिन ग्रेगरी महोदय ने 400 से भाग किए तो 400 से 100 नहीं करता है, तो इसका मतलब कि यह लीप वर्ष नहीं हुआ। इसका मतलब कि 100 से पहले 96 जो साल होंगे 4 से भाग करेंगे तो 24 लीप वर्ष होंगे, यानी 100 से पहले टोटल कितने? 24, और यह एक लीप वर्ष अधिक है, तो जब यह 100 साल साधारण वर्ष है तो एक विषम दिन हट जाएगा, यानी एक लीप वर्ष हटेगा तो टोटल कितना? 24, यानी 100 में 24 होता है। 200 में कितना होगा? 24 प्लस 24, यानी 100 प्लस 100 का मतलब 24 प्लस 24 48। ठीक है, यानी यहाँ 24, यहाँ 24, यहाँ 24, तो ये टोटल 400 है, तो 400वां जो साल है वो 400 से पूरी विभाजित हो जाएगा। जब पूरी विभाजित हो जाएगा तो यहाँ पे 25 मिलेगा। अब यहाँ से जोड़ लीजिए श्रीमान, यहाँ से 100 100 100 100, तो यहाँ पे 100 आ रहा है तो 400, तो 24 24 24 25 जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा? 97। यानी कि यह क्लियर हो गया कि 400 वर्षों में कुल लीप ईयर्स कितने होते हैं? 97। और 97 लीप ईयर्स का मतलब 97 29 तारीख का आना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को समझाने में सफल हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार नोट्स कर लीजिए। तो यहां पर क्या था कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो सबसे पहले टोटल कितना था? 4400 बार। अब 97 और मिल गया तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 4497 बार। 4497 बार। 400 वर्षों में 30 तारीख की कितनी बार आएगी? 4400 बार आएगा। 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगा? वहां पे 2800 बार आएगा। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 4497। 4497। अब हम निकालेंगे कि सालों में कैसे लीप वर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा आधार बन गया है क्या कि 100 साल में 24 लीप वर्ष, 200 साल में कितना होगा बताइए? 200 को लिख सकते हैं 100 प्लस 100, तो 24 प्लस 24 टोटल कितना? 48। इसका मतलब ये हुआ कि 300 साल में कितना है? तो लिख सकते हैं 3 गुणते 100, यानी 3 गुणते कितना? 24, 24 तिहाई 72, और 400 वर्षों में टोटल कितना होगा? 4 गुणते ये कितना होगा? 100। ठीक है, यहाँ पर 400 वर्षों में टोटल कितना हो जाएगा? तो 24 48 72 टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 97। टोटल कितना हो जाएगा? 97। ठीक है, यानी कोड बन गया कि 100 साल में लीप वर्ष की संख्या 24 होती है, तो 200 साल में लीप वर्ष की संख्या 48 होती है, तो 300 साल में लीप वर्ष की संख्या 72 होती है, तो 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होनी चाहिए? 97।
ठीक है। अब हम आपसे ये कहें कि मान लीजिए 800 साल में लीप वर्ष, 800 साल में लीप वर्ष कितने होंगे? हाउ many लीप वर्ष इन 800 ईयर्स, ठीक है। तो कितने होंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 800 को लिख सकते हैं भैया 400 प्लस 400 अर्थात 97 प्लस 97, 7 7 14, 9 9 18 1 19। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 800 साल में कुल 194 लीप वर्ष होंगे। टोटल कितने होंगे? 194 लीप वर्ष। अब ध्यान से सुनिएगा, 800 साल को आप ये भी लिख सकते हैं, सर क्या 800 को हम 4 गुणते 100 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गलती हो गया। 800 को हमेशा 400 गुणे क्या लिखेंगे? 2। 400 क्यों? क्योंकि कैलेंडर हर 400 के बाद रिवीजन करता है, रिपीट होता है। तो 400 में लीप वर्ष कितने होते हैं? 97। तो 97 गुणे 2, 2 7 14, 2 9 18 1 19, 194। यानी कि चाहे जितना साल पूछे और ये पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें कितने लीप वर्ष आने वाले हैं, तो आप एकदम दावे के साथ ज्ञात कर सकते हैं कि इतने लीप वर्ष होंगे, ठीक है। नोट्स कर लीजिए, फटाफट नोट करिएगा। अब मैं अपने वीडियो को लेकर बहुत काफ़ी सीरियस हो गया हूँ। मैं पूरा मैटर आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। मैं बोला हूँ तो बोला हूँ, ठीक है। ध्यान से बस नोट्स करते जाइए। चलिए, यहाँ पर अब हम निकालने का प्रयास करते हैं और भी यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। यदि हम आपसे ये कहें तो बताइए 1700 में लीप वर्ष कितने होंगे? तो इसको क्या लिखेंगे? 4 चौको 16। देखिए 400 गुणते 4, 4 चौको 16 और प्लस कितना लिखेंगे? 100 साल, 1700 साल हो गया। 400 में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97 गुणे 4 प्लस ये कितना होगा? 100 साल। तो 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24, ठीक है। तो 4 7 28, 4 9 36 और 2 कितना हो जाएगा? बताइए 38। 4 7 28, 4 9 36, 2 कितना हो जाएगा? 38 और 24 और जोड़ देंगे 8 4 12, 8 2 10, 1 11, 3 1 4। टोटल कितने हो जाएंगे? 412। यानी 1700 साल में कुल 412 लीप वर्ष आने वाले हैं या होगा, ठीक है। आइए एक और यहां से सवाल लेते हैं, ठीक है। 1947 में लीप वर्ष, ये देखिए सन लिखा है लेकिन सन का मतलब ये 1947 साल है। इसमें लीप वर्ष कितने होंगे? तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमेशा 400 के रूप में तोड़ेंगे। 400 गुणे 4 चौको 16। देखिए 4 चौको 1600 प्लस 1900 है तो कितना जोड़ेंगे? 300। 4 चौको 1600 प्लस 300 1900। अब बताइए आप कितना जोड़ेंगे? 47 साल। तो 400 में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97 गुणे 4 प्लस 300 में कितना होता है लीप वर्ष? 72। अब ध्यान से देखिएगा, ये 47 साल है, यह तो शताब्दी वर्ष नहीं है, यह शताब्दी वर्ष नहीं है, यह तो एक जेन्युइन वर्ष है, ठीक है। तो इसको किससे भाग करेंगे? 4 से। जब शताब्दी वर्ष नहीं रहे तो लीप वर्ष चेक करने के लिए हम 4 से भाग करेंगे, और जब लीप वर्ष रहे, शताब्दी वर्ष रहे, तो उसको लीप वर्ष चेक करने के लिए हम 400 से भाग करेंगे। तो 47 को यदि 4 से भाग करते हैं तो कितने लीप वर्ष मिलेंगे? बताइए, ये 47 है तो 1144 4 से भाग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मिलेंगे? 11। तो 4 7 28, 4 9 36, 2 38 प्लस 72 प्लस 11, 2 1 3 8, 11 1 7 8, 8 8 16, 16 1 17, 3 1 4, यानी 471। ध्यान से देख लीजिए, यानी कि
1947 साल में कुल 1947 साल में यदि लीप वर्ष सिर्फ आएगा, सिर्फ और सिर्फ लीप कितना आएगा, तो 471 लीप आएंगे, 471 लीप आएंगे। एक चीज में आपको कंफ्यूजन को दूर करता हूं, 1947 साल में कुल 29 तारीख का आना एक अलग सवाल है, सिर्फ लीप वर्ष का आना एक अलग सवाल है। ठीक है, ये बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन आइए अब हम ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जिस पर हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम लोग जिस चैप्टर की बेसब्री से कैलेंडर में इंतजार कर रहे हैं, मैं उसी पर आऊंगा और मैं एकदम लेटेस्ट सवाल आपको दिखाऊंगा कि देखिए क्या इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आइए मिटाते हैं। हेडिंग लिखिएगा बीसम दिन, हेडिंग लिखिएगा बीसम दिन, बीसम दिन, हेडिंग है बीसम दिन, हेडिंग है बीसम दिन, बीसम दिन, ओड डेज, इंग्लिश में बोलते हैं ओड डेज, ओड डेज। देखिए बीसम दिन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही चर्चा कर दिया है कि कैलेंडर की भाषा में जो शेषफल होता है, शेषफल का नाम ही बीसम दिन होता है। और शेषफल कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हमेशा 7 से भाग करके। 7 से क्यों भाग करते हैं, क्योंकि सबसे छोटा यूनिट दिन होता है जो कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये टोटल कितने हैं, 7 दिन, इसीलिए 7 से भाग करते हैं। यानी कि यदि हम यहाँ पर एक कंसेप्ट तैयार करें, ध्यान से देखिएगा कि 100 साल में, 100 साल में बीसम दिन ज्ञात करना है, बीसम दिन ज्ञात कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी पर पूरा कैलकुलेशन होगा, इसीलिए इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। 100 साल में बीसम दिन ज्ञात करें। ठीक है, तो 100 साल में बीसम दिन यदि आप ज्ञात करते हैं तो पहले तो हम दिन निकालेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि यदि एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो 100 साल में कितने होंगे, तो 100 साल में कितने होंगे, तो 365 गुणे कितना, 100, अर्थात 365 और डबल 0 ये दिन होते हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि कोई आपसे कहेगा कि 100 साल में कुल कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे 36,500 दिन होते हैं। यह गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा कि ये 100 साल है, 100 साल में हर 4 साल के बाद 29 तारीख आता है, तो एक एक दिन और तो एक्स्ट्रा होंगे भाई। तो 100 साल में कितने लीप वर्ष आते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। तो 24 दिन और जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 24 दिन और यदि आप जोड़ते हैं तो 36,524 दिन, ये आपका राइट आंसर है। अर्थात कोई आपसे पूछेगा कि बताइए 100 साल में कुल कितने दिन होते हैं, तो आप ये कहेंगे कि कुल 100 साल में 36,524 दिन होता है। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी कैलकुलेशन बेस है, ये जेन्युइन कैलकुलेशन है। आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कथन को सत्य असत्य की पहचान करें। ऑप्शन ए में दे देगा कि 100 साल में कुल 36,500 दिन होता है, ऑप्शन बी में दे देगा 36,524 दिन होता है, ऑप्शन सी में दे देगा कि टोटल 365 दिन होता है। तो जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने 100 साल में कुल दिन निकाल लिया, लेकिन बात किसका है, बीसम दिन। और बीसम दिन क्या होता है, शेषफल होता है। तो शेषफल किससे निकालते हैं, 7 से भाग करके। तो यदि आप इसमें 7 से भाग करते हैं तो जरा बताइए, 7 25 35 1 5 15 7 दूना के 14 1 2 7 कम 7 5 4 7 7 49। शेषफल कितना बच गया, 5। शेषफल कितना बच गया, 5। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 5। और शेषफल को क्या बोलते हैं, बीसम दिन। यानी कि ये क्लियर हुआ कि 100 साल में बीसम दिन की संख्या कितनी होती है, 5। 100 साल में बीसम दिन की संख्या कितनी होती है, 5। तो देखिए आगे, लेकिन
इसी कैलकुलेशन को हम कुछ इस तरह से करना चाहते हैं जो कि पूरे कैलकुलेशन में इस शब्द का हम प्रयोग करेंगे। एक बार एकदम पेन ऑन रख कर एकदम कंसंट्रेट हो जाइए, ठीक है। एकदम खुले वातावरण में एकदम फ्री माइंड होकर पढ़िए, ठीक है। कोई दबाव नहीं है आपके, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हमने ये कहा कि एक साल में एक विषम दिन, समझिएगा इसी पर मैं कैलकुलेशन पूरा कैलेंडर इसी पर खत्म करूंगा। एक साल में एक विषम दिन, तो 100 साल में 100 विषम दिन, बोलिएगा 100 साल में 100 विषम दिन। तो 100 साल में 24 दिन भी तो लीप वर्ष होते हैं, तो 24 लीप वर्ष होते हैं, तो 24 दिन और जुड़ेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 124। अब आप ये बताइए 124 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 5। शेषफल कितना आ गया 5। इस तरह से भी शेषफल हमारा 5 आ गया और इस तरह से भी 5 आ गया। तो ये दिखाना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि मैं क्या प्रयोग करने वाला हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं ये प्रयोग करूंगा कि 100 साल में 100 विषम दिन, तो 100 साल में 24 लीप वर्ष, तो 24 विषम दिन, यही मैं प्रयोग करूंगा। एक साल में एक दिन, तो 100 साल में 100 दिन, तो 100 साल में जितने लीप वर्ष उतने विषम दिन, जितने लीप वर्ष उतने विषम दिन। मैं हर कैलकुलेशन में इसी शब्द का प्रयोग करूंगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, नोट्स को करिए, इसको बनाइए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जलने वाले बहुत होते हैं, ठीक है। जिनको जो जलते हैं मुझसे, उनका भी बहुत स्वागत है, दिल खोल के एकदम स्वागत है, ठीक है। जो कहना वो कहें। लेकिन जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी, जो मेरे छात्र, जो छात्राएं मुझसे पढ़े हैं, जिनको लगता है कि नहीं सर सीरियस होकर पढ़ाते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि एकदम शिद्दत से नोट्स करिएगा, ठीक है। एक भी सवाल रुकेगा नहीं, ये मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, ठीक है। और YouTube से मिला लीजिएगा, मैं ऐसे ऐसे कंसेप्ट तैयार करूंगा इसमें कि एकदम इसको आसान कर दूंगा, ठीक है। तो नोट्स करते रहिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक तरीका मिल गया हमको कैलकुलेशन करने के लिए, क्या कि 100 साल में कुल विषम दिन कितने होते हैं 5। अब आइए इसी को आधार बनाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप नोट्स कर लिए होंगे। आइए, तो 100 साल में विषम दिन की संख्या कितनी होती है 5, और 100 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं 24। 100 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं 24, और 100 साल में विषम दिन कितने होते हैं 5, ठीक है। ये बार बार रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। अब ये तैयार करते हैं कुछ कोड। 100 साल में विषम दिन की संख्या कितनी होती है 5। तो बताइए 200 साल में विषम दिन की संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 100। 100 साल में 5 दिन, 5, टोटल कितने विषम दिन 10। 10 7 से बड़ा है तो भाग करेंगे तो विषम दिन की संख्या कितनी आएगी 3। यानी कि क्लियर हो गया कि 200 साल का विषम दिन कितना होता है 3। यदि आपसे ये कोई कहे कि 300 का विषम दिन कितना होगा, तो लिखेंगे 100 प्लस 100 प्लस 100। तो यहाँ पर 5 प्लस 5 प्लस 5, टोटल कितना होगा 15। 15 को 7 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल 1। यानी कि ये भी क्लियर हो गया कि 300 का विषम दिन कितना होगा 1। अब बात करेंगे 400, तो लिखेंगे 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, विषम दिन 5 5 5 5, टोटल कितना 20। 20 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 6। तो आप कहेंगे कि सर 400 का विषम दिन कितना आता है 6। तो यह दोस्त क्या है, गलत है। यह क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 400 साल के बाद तो कैलेंडर रिवीजन करता है। 400 के बाद तो कैलेंडर क्या करता है, रिवीजन करता है, रिपीट होने लगता है। तो हम 400 को 400 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल क्या आएगा 0। यानी कि 400 का जो विषम दिन आ गया कितना आ जाएगा 0। एक बार ध्यान से समझ लीजिए। यानी कि हमारा जो कि कोड तैयार क्या हो गया, ये इतना इसका मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कि कभी भूलेंगे नहीं। 100 साल के विषम दिन कितने होते हैं 5। 200 साल के विषम दिन कितने होते हैं 3। 300 का विषम दिन कितना होता है 1। 400 का विषम दिन कितना होता है 0 0। ठीक है, नोट्स कर लीजिए।
तो आइए, क्या हम लोग सीख लिया यहाँ पर कि 100 साल में विषम दिन की संख्या 5, 200 साल में विषम दिन की संख्या 3, 300 साल में विषम दिन की संख्या 1, 400 वर्षों में विषम दिन की संख्या 0। ठीक है, 0। अच्छा, दरअसल ये है क्या, ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट बताता हूँ। यूपी टेट, खासतौर यूपी टेट में पूछा जा सकता है और सी टेट में। ठीक है, ध्यान से देखिए, हालांकि कहीं भी पूछा जाएगा, लेकिन 90% जहाँ पूछना होगा मैं बता दूंगा। अच्छा, ये विषम दिन है क्या? हमने ये कहा कि जनवरी का विषम दिन कितना होता है? 3। 3 क्या होता है? जनवरी 31 तारीख का होता है और 31 में 7 से भाग करेंगे। मैं लिख दूं 1, 2, 3 डॉट डॉट 31, यानी जनवरी 31 दिन का होगा और 7 से भाग करेंगे तो ये 28, 7 से पूरा पूरा कट गया। तो बताइए 28 के बाद क्या होगा? 29, 30, 31, यानी 28 तक कट गया तो ये अंतिम दिन ही तो बचे हैं, 3 दिन। ये अंतिम दिन ही तो है। विषम दिन क्या है? अंतिम दिन ही तो है। ध्यान से देखिए, यदि हमने ये कहा कि बताइए 30 तारीख में विषम दिन की संख्या क्या होगी, तो 30 में बोलेंगे सर 2। 2 क्या है? तो उसका अंतिम 2 दिन है, अंतिम 2 दिन। तो विषम दिन क्या होता है? अंतिम दिन होता है। तो अब हेडिंग डालेंगे शताब्दी वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन। हेडिंग क्या डालेंगे? शताब्दी वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है, मैं सबको रिलेटेड करके चलूंगा। ठीक है, शताब्दी वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन लिखेंगे। शताब्दी वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन। शताब्दी वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन। मैंने ये लिखा 100 साल। 100 साल का विषम दिन कितना होता है? 5। 200 साल, 200 साल का विषम दिन कितना होता है? 3। 300 साल, 300 साल का विषम दिन कितना होता है? 1। और 400 साल, 400 साल का विषम दिन कितना होता है? 0। विषम दिन को अभी मैंने क्लियर किया कि यह क्या होता है? यह अंतिम दिन होता है, यह अंतिम दिन। तो यहां पर आप लोग लिखिएगा प्रथम दिन, अंतिम दिन और प्रथम दिन। ठीक है, 100 साल, 200, 300, 400 साल का मतलब ये क्या है? यह शताब्दी वर्ष है, यह शताब्दी वर्ष है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि आज का तारीख मैं लिख दूं यहां पर, आज का तारीख। ठीक है, आज जो है कि शनिवार है, शनिवार 2023, ये मार्च शनिवार 2023। क्या मैंने लिखा हूं कि मार्च शनिवार 2023। जरा आप ये बताइए कि आज शनिवार, यदि आज शनिवार खत्म हो जाएगा तो अगला दिन शुरुआत किससे होगा? तो आप कहेंगे कि सर रविवार से। आप यही तो कहेंगे कि यदि आज शनिवार खत्म होगा तो अगला दिन शुरुआत किससे होगा? भाई रविवार से। यदि मंगलवार का दिन खत्म होता है तो अगला दिन शुरुआत कहां से होगा? तो आप कहेंगे बुधवार से। ठीक उसी तरह से आप ये बताइए, यह 100 साल है तो 100 साल का मतलब ये हुआ कि पहला साल, और पहला साल में ग्रेगरी महोदय पहला दिन क्या माने थे? सोमवार। याद आया कि नहीं? पहला दिन क्या माने थे? सोमवार। यानी कि 100 साल का प्रथम दिन जो होता है वो क्या होता है? सोमवार। ध्यान से देखिए, ऐसा कोई नहीं बताता है, मैं विधिवत एकदम आसान कर दूंगा। ठीक है, यानी कि प्रथम शताब्दी का 100 साल का मतलब पहली शताब्दी, 200 साल का मतलब दूसरी शताब्दी, 300 साल का मतलब तीसरी शताब्दी। यानी पहली शताब्दी का प्रथम दिन कितना है? सोमवार। ध्यान से सुनिएगा, यदि पहली शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार है तो पहली शताब्दी का अंतिम दिन 5 है, तो अंतिम दिन 5 है, तो अंतिम दिन 5, और 5 किसको दिखाता है? शुक्रवार। 5 किसको दिखाता है? शुक्रवार। याद करिए, मैंने बताया है 1 होगा तो सोमवार, 2 होगा
तो मंगलवार 3 होगा तो बुधवार 4 होगा तो गुरुवार 5 होगा तो शुक्रवार 6 होगा तो शनिवार और 0 या 7 होगा तो रविवार। ठीक है, तो इसका मतलब कि अंतिम दिन 5 है तो पांचवा दिन जो रहा होगा वो क्या रहा होगा? शुक्रवार। इन पहली शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार है तो पहली शताब्दी का अंतिम दिन क्या है? शुक्रवार। ध्यान से सुनिएगा, अब मैं थोड़ा सा माइंड को घुमाता हूं। ठीक है, इन पहली शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है तो दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन कहां से शुरुआत होगा? बताइए जल्दी। यदि शुक्रवार है तो दूसरी शताब्दी का शुरुआत कहां से होगा? शनिवार से। आज शनिवार है, यदि आज का शनिवार खत्म होता है तो कल रविवार से दिन का शुरुआत होगा। तो पहली शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है तो पहली शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है तो दूसरी शताब्दी का शुरुआत कहां से होगा? शनिवार से। अब आप बताइएगा, जब दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार है तो यह दिन क्या होता है? बताइए। बुधवार। यह दिन क्या होता है? बुधवार। तो दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार है तो दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या है? बुधवार। तो बताइए तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन कहां से शुरुआत होगा? गुरुवार से। कहां से शुरुआत होगा? गुरुवार से। जब दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन गुरुवार है और दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या है? बुधवार। तो जरा आप ये बताइए, एक का मतलब क्या होता है? सोमवार। एक का मतलब क्या होता है? सोमवार। तो यहां पर देखेंगे कि यहां से तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन किससे शुरुआत होगा? गुरुवार से। तो तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? सोमवार। तो चौथी शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा? सोमवार के बाद क्या है? रविवार। रविवार। सोमवार के बाद क्या आएगा? रविवार। ठीक है, ये 0 है। सॉरी, मैं अब क्षमा चाहता हूं। सोमवार है तो सोमवार जब खत्म होगा तो कहां से स्टार्ट होगा? मंगलवार। मंगलवार। और 0 का मतलब क्या होता है? रविवार। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरा क्लियरिटी कर दूं कि पहली शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार है तो इसका अंतिम दिन क्या है? शुक्रवार। तो जब प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है तो निश्चित ही दूसरी शताब्दी की शुरुआत कहां से होगी? शनिवार से। जब दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार है तो तीसरी शताब्दी की शुरुआत कहां से होगी? गुरुवार से। आज जब तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार है तो चौथी शताब्दी की शुरुआत कहां से होगी? मंगलवार से। और यहां पर क्या है? रविवार है। यानी कि ध्यान से देखिएगा, यानी कि चौथी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार है, तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार है, दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार है और यानी कि पहली शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है। तो दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन गुरुवार है तो गुरुवार हम इसके लाइन में लिख देते हैं, गुरुवार। ठीक है, ये गुरुवार। ठीक है, और सॉरी कंफ्यूजन हो गया है, क्षमा चाहता हूं यहां पर। ठीक है, ये दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या है? शनिवार। और ये क्या है? गुरुवार। और ये क्या है? मंगलवार। फिर से ध्यान से देखिएगा, सब कुछ वही लिखा हूं, जो लाइन ऐसे में तिरछे किया हुआ था लाइन उसको मैं सीधा कर दिया हूं। ठीक है, ये देखिए मैंने सीधा कर दिया, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। यदि कोई आपसे ये पूछेगा कि दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या है तो आप कहेंगे शनिवार। कोई कहेगा कि तीसरी शताब्दी का पहला दिन क्या है? गुरुवार। कोई कहेगा कि चौथी शताब्दी का पहला दिन क्या है? तो मंगलवार। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, शुक्रवार से सोमवार गया है तो बताइए शुक्रवार के बाद सोमवार, तो शनिवार, रविवार, सोमवार। तो शुक्रवार से कितना 3 दिन आगे बढ़ेंगे तो सोमवार मिल जाएगा। ठीक है, बुधवार से शनिवार जाएंगे तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो कितना दिन? 3 दिन आगे। सोमवार से गुरुवार जाएंगे तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो कितना? 3 दिन। लेकिन रविवार से मंगलवार जाएंगे तो सोमवार और मंगलवार। कितना? 2। कितना? 2। इसका मतलब क्या है, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। इसका मतलब यह है, यदि कोई आपसे ये कहे कि दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार है तो उसका प्रथम दिन क्या होगा? तो बुधवार से 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो डायरेक्ट मालूम हो जाएगा कि शनिवार है। यदि कोई आपसे कहे कि तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार है, ठीक है,
तो उसका पहला दिन क्या होगा, तो सोमवार में 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, गुरुवार। और चौथी शताब्दी क्या है, यह लीप वर्ष है, और लीप वर्ष होने की वजह से यहाँ 2 दिन का गैप है, बाकी देखिए 3 दिन का अंतर आ रहा है। लेकिन लीप वर्ष में कितने दिन का आ रहा है, 2 दिन का। यानी लीप वर्ष का अंतिम दिन रविवार है, तो 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो इसका प्रथम दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। यानी कि निष्कर्ष यहाँ पर निकला है, यदि किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन ज्ञात करना है तो उसका अंतिम दिन ज्ञात कर लेते हैं। और अंतिम दिन मुझे बखूबी क्लियर हो गया है, क्या कि 100 साल का 5, 200 साल का 3, 300 साल का 1, 400 का कितना होगा 0, ठीक है, 5310। यह 4 कोड है, और कोड न कहिए एटीएम पिन, बहुत लोग तो एटीएम पिन बना लेते हैं, तो ऐसा गलती कभी मत करिएगा, ठीक है। तो 5310, 100 का 5, 200 का 3, 300 का 1 और 400 का 0। जब ये रहेगा तो 5 का मतलब शुक्रवार, 3 का मतलब बुधवार, 1 का मतलब सोमवार, तो 0 का मतलब कितना है, रविवार। जब ये रहेगा तो प्रथम दिन आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपसे क्या पूछा जा सकता है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का कौन कौन से प्रथम दिन नहीं हो सकते, कौन कौन से प्रथम दिन नहीं हो सकते, तो बताइए। प्रथम दिन सोमवार, शनिवार, गुरुवार, मंगलवार है, तो कौन कौन सा दिन नहीं हो सकता। इसमें देखिए 7 दिन में से 4 दिन यहाँ पर आ गया, कौन कौन, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, सोमवार, शनिवार, गुरुवार, मंगलवार। तो इसमें कहीं शुक्रवार नहीं आया है, इसमें कहीं रविवार नहीं आया है, इसमें कहीं बुधवार नहीं आया है। तो आप ये कहेंगे कि किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन रविवार, शुक्रवार और बुधवार नहीं हो सकते। कौन कौन से, रविवार, शुक्रवार और बुधवार नहीं हो सकते। यदि कोई आपसे ये पूछेगा कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन से नहीं हो सकता, तो अंतिम दिन शुक्रवार है, बुधवार है, सोमवार है, रविवार है। तो बताइए 7 दिन में से 4 दिन तो यही आ गया, तो कौन कौन अंतिम दिन में नहीं आया है। इसमें देखेंगे कि शनिवार नहीं है तो शनिवार नहीं हो सकता, इसमें मंगलवार नहीं है तो मंगलवार नहीं हो सकता, और इसमें देखेंगे कि शनिवार नहीं है तो शनिवार नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अंतिम दिन में कौन कौन नहीं है, गुरुवार, मंगलवार और शनिवार। तो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन न तो शनिवार होगा, न तो गुरुवार होगा, और न ही मंगलवार होगा, ठीक है। तो इसी तरह से घुमा घुमा के सवाल पूछता है, नोट्स कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं कि सवाल कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो आइए सवाल को यहां पर सॉल्व करते हैं। सवाल कितने टाइप से पूछे जा सकते हैं मैं यहां पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लिखिएगा सवाल, सवाल लिखिएगा, क्या 500 नहीं लिखेगा, 5वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी का प्रथम दिन, 5वीं शताब्दी का प्रथम दिन ज्ञात करें। तो 5वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ, 500 साल, 500 साल, 500 साल को लिख सकते हैं 400 प्लस कितना, 100, ठीक है। तो ये 400 से भाग करेंगे, ये 400 से भाग करेंगे, ये तो 400 का विषम दिन क्या हो जाएगा, 0। 400 का विषम दिन कितना हो गया, 0, और 100 में कितना विषम दिन होता है, 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। अब प्रथम दिन ज्ञात करना है, तो ये बताइए, ये 5 है और यह 5वीं शताब्दी है, तो 5 का मतलब यह शुक्रवार होगा, यह कितना होगा, शुक्रवार। और बताइए यह 500 है, तो यह तो लीप वर्ष नहीं है, तो हम कितने दिन आगे बढ़ जाएंगे, 3 दिन। तो शुक्रवार से हम 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे, तो बताइए क्या आएगा, शनिवार, क्या आएगा, रविवार, फिर क्या आएगा, सोमवार। यानी प्रथम दिन क्या होगा, सोमवार। यानी प्रथम दिन क्या होगा, सोमवार। यानी 5वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, सोमवार, ठीक है। देख लीजिए, यदि आपसे कोई ये पूछेगा कि 17वीं शताब्दी का प्रथम दिन ज्ञात
करें, 17वीं शताब्दी का प्रथम दिन ज्ञात करें। तो 17वीं शताब्दी का मतलब, 17वीं शताब्दी का मतलब क्या लिख सकते हैं, 1600 साल, या आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए 400 गुणते 400 गुणते 4 चौको 1600 प्लस कितना लिखेंगे 100। तो ये तो इसका विषम दिन 0 हो जाएगा, क्योंकि 400 का विषम दिन क्या होता है 0, लेकिन 100 साल में विषम दिन कितने होते हैं 5, और 5 अंतिम दिन होता है। तो अंतिम दिन क्या होगा, 17वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, शुक्रवार। तो शुक्रवार से यदि 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, सोमवार। यानी 17वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, सोमवार। 17वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, सोमवार। ठीक है, एक यहां पर सवाल बना देते हैं, लिखिएगा लिखिएगा 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन। तो 16वीं शताब्दी का मतलब टोटल कितना 1600, और 16 साल का मतलब कितना 0, विषम दिन कितना होगा 0, क्योंकि 400 से पूरा पूरा कटेगा। तो जब 0 हो गया तो 0 का मतलब क्या होता है रविवार, और जब लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष में कितने हम जोड़ देते हैं 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं। तो रविवार से सोमवार, मंगलवार, यानी कि 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा मंगलवार, और अंतिम दिन क्या होगा रविवार। तो ये खास तौर यूपी टेट के लिए है, सी टेट के लिए है, और वनडे एग्जाम में मैक्सिमम 100% यूपी टेट और सी टेट, इसमें ये शताब्दी वर्ष बहुत पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को शताब्दी वर्ष भी समझाने में हम सफल रहे। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम टॉपिक की तरफ बढ़ गए, उसका नाम है निर्धारित तिथि। क्या हेडिंग लिखेंगे, निर्धारित तिथि। ठीक है, तो हेडिंग बना के लिखिए निर्धारित तिथि। तो आप लोग के सामने मैंने हेडिंग लिख रखा है निर्धारित तिथि। निर्धारित तिथि का मतलब क्या होता है, पहले एक फेमस में निर्धारित तिथि लेता हूं ताकि ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, सवाल ये है निर्धारित तिथि, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त निर्धारित तिथि। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा एक कंसेप्ट में भूल गया हूं। निर्धारित तिथि से पहले विषम दिन की गणना करवाना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा भी कंफ्यूजन होइएगा। अब हम विषम दिन की थोड़ा सा गणना कर देते हैं, तभी जाके निर्धारित तिथि आपको क्लियर होगा। तो निर्धारित तिथि में हम हेडिंग डालेंगे विषम दिन की गणना, क्योंकि इसी के आधार पर ही ये निकालेंगे आप निर्धारित तिथि। ठीक है, विषम दिन की गणना। चलिए, पहले हमने ये कहा कि बताइए 700 साल में विषम दिन, तो हम किस रूप में तोड़ेंगे इसको, हमेशा 400 और प्लस कितना 300। तो 400 का विषम दिन 0, 300 का विषम दिन कितना होता है 1, अर्थात कितना मिल गया 1, यानी 700 साल का विषम दिन कितना होगा 1। यदि हम आपसे ये कहें कि बताइए 17 नहीं, हमने ये कहा मान लीजिए 1800 साल में विषम दिन की संख्या, तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। हमेशा 400 के रूप में 400 गुणते 4, इसके करीब पहुंचना है। 4 चौको 1600 प्लस कितना 200। तो इसका मतलब कि 1800 साल है तो 1600 साल यहाँ पर प्लस 200 साल यहाँ पर, टोटल कितने होंगे 1800 साल। 1800 साल ये भी लिखा हुआ है, लिखने का तरीका बदल गया। 400 का विषम दिन कितना होता है 0 गुणे 4, और 200 का विषम दिन कितना होता है 3। बताइए 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, तो 0 प्लस 3 इक्वल टू कितना 3, यानी 1800 साल का विषम दिन भी कितना होगा 3। तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए हमेशा 400 के मल्टीपल करके हम उसके करीब पहुंचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि ये माइंड में सेटअप कर लेते हैं तो और भी कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ये कहा कि बताइए 1900 साल में विषम दिन, तो 1900 साल को लिख सकते हैं 400 गुणते 4 चौको 1600 प्लस कितना
300, 1600 प्लस 300, तो ये टोटल 400 वाला जीरो हो जाएगा और 300 का 20 दिन 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। कहेंगे कि 1900 साल में जो है कि उसका 20 दिन कितना प्राप्त होगा 1। तो ये लिखिए इसको, ये 20 दिन की गणना है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, 400 के मल्टीपल में ही हमें करना होता है। ठीक है, यदि हम आपसे पूछ दें कि बताइए 2600 का बताइए कि 20 दिन क्या होगा, तो 2600 को क्या लिखेंगे 400 गुणते बताइए कितना लिखेंगे 6, 2400, यानी 2400 लीप वर्ष है तो 2400 का टोटल विषम दिन 0, तो 2400 में 200 साल और बच गया, तो 200 साल का विषम दिन 3, यानी 2600 साल का विषम दिन कितना होगा 3। कितना सिंपल है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो पूरा शताब्दी वर्ष है तो विषम दिन आसान हो गया, लेकिन अब विषम दिन निकालना मुश्किल होगा और उसको समझना जरूरी भी होगा। क्यों? क्योंकि बिना उसके समझे आप निर्धारित तिथि और काल्पनिक तिथि, जो सर्वाधिक बार एग्जाम में पूछा जाता है, निर्धारित तिथि और काल्पनिक तिथि, बिना उसके कैलकुलेशन के आप निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए। यदि आप लोग को वाकई लगता है कि नहीं अमित सर के द्वारा मुझे रियल में कैलेंडर सीखने को मिलता है, रियल में मुझे नॉलेज प्राप्त हो रहा है, तो एक बार स्टेटस जरूर लगा दिया करिएगा और अपने कांटेक्ट में जितने लोग हैं उनको जरूर बता दिया करिए कि नहीं यहाँ पर सीखिए, विधिवत आपका कंसेप्ट सिखाया जा रहा है। ठीक है, यदि आपका दिल और आत्मा बोलता है कि नहीं ये वाकई यहाँ पर हम सीख पा रहे हैं, तो बहुत मेहरबानी होगी आप लोग का। ठीक है, तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दिया करिएगा, मुझे दोबारा आप कहने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आइए हम आपसे ये कहते हैं दोस्त कि हमें बताइए 1945 साल में, यही तो कैलकुलेशन करवाना है, साल में विषम दिन की संख्या, विषम दिन की संख्या। तो बताइए 1945 साल है तो क्या लिखेंगे 400 गुणते इसके करीब पहुंचे 1900 को, तो 4 चौको 1600। 5 का गुणा नहीं कर सकते क्योंकि 4 में यदि 5 का गुणा करेंगे तो 2000 साल हो जाएगा, जबकि बात हो रहा है 1945 का ही। तो 4 चौको 1600 प्लस 300 और प्लस कितना 45 साल। तो देखिए 1945 को लिख दिया मैंने कि 400 गुणते 4 प्लस 300 प्लस 45, 1600 प्लस 300 1900 प्लस 45, टोटल 1945। अब जरा बताइए यहाँ पर कि 400 का विषम दिन कितना होता है 0, ये टोटल 0 हो जाएगा। अब 300 का विषम दिन कितना होता है 1। याद रखिए मैंने बताया था विषम दिन निकालने के लिए कि मैं एक शब्द का प्रयोग करूंगा कि जितने लीप वर्ष उतने विषम दिन। यहां पर आ गया, समझिएगा कि 300 का विषम दिन 1 होता है तो 45 साल है तो 45 दिन, 45 साल है तो 45 दिन, और 45 साल में जितने लीप वर्ष उतने दिन। तो 45 में लीप वर्ष चेक करेंगे तो किससे भाग करेंगे 4 से, तो 1144, तो 11 लीप वर्ष है। ठीक है, तो 11 दिन ये मिला। अब चाहे तो सभी को जोड़ सकते हैं, तो 5 1 6 1 7 4 1 5, टोटल 57। 57 को हम 7 से भाग करेंगे तो बताइए 57 को 7 से भाग करेंगे तो 7 8 56, कितना विषम दिन 1 आ गया है। यानी कि 1945 साल में विषम दिन की संख्या कितनी होती है 1। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, या तो इन सभी को जोड़कर 7 से भाग करिए या तो यहीं पर 7 से भाग कर लिए, विषम दिन यही आना। मान लीजिए 11 दिन को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर विषम दिन की संख्या 4, 45 को 7 से भाग करेंगे तो 7 6 42, विषम दिन की संख्या 3, तो 4 3 7 कट गया, बच गया 1। देखिए यही आपका क्या होगा आंसर। तो कैलकुलेशन है, आप चाहे तो पूरे दिन को जोड़कर 7 से भाग करिए या एक एक दिनों में 7 से भाग करेंगे तो जो विषम दिन आना है वही आएगा, उसके उत्तर पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देखिए, इसी तरह से भी प्रैक्टिस करवाएंगे तभी आपका निर्धारित तिथि निकल पाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 1400, मान लीजिए 1489
साल में 20 दिन तो 1400 है। तो 1400 को लिखेंगे 400 गुणते कितना बताइए। 4 का तो गुणा नहीं कर सकते, 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 1200। 1200 प्लस 1200 में कितना जोड़ेंगे कि 1400 होगा 200, और 200 में कितना जोड़ेंगे 89 साल, यानी कि 1489 साल को लिखने का तरीका ये। अच्छा, 400 का विषम दिन 0 होता है तो ये 0, 200 का विषम दिन 1 होता है, 89 साल है तो 89 दिन, और 89 साल में जितने लीप वर्ष उतने विषम दिन। तो लीप वर्ष है तो इसमें हम किससे भाग करेंगे 4 से, तो 22 चौको 88, कितने यहाँ पर 22 दिन और मिलेंगे। इसको 7 से भाग करें, 7 तरीके 21, विषम दिन की संख्या यहाँ पर 1, और यहाँ पर 7 से भाग करेंगे तो बताइए 12 साते 84, 13 साते 91 हो जाएगा, 12 साते 84, 89 में से 84 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना 5, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा है 1, तो 1 5 6 1 7, और 7 7 से पूरा पूरा कट जाता है तो विषम दिन की संख्या क्या आ गया 0, यानी कि 1489 साल में विषम दिन की संख्या क्या होगी 0। ध्यान से देखिए, लिखिए, पढ़िए, समझिए। या तो 89 22 और 1 इनको जोड़कर भी 7 से भाग करेंगे तभी वो पूरा पूरा कट जाएगा। एक बार मैं कर ही देता हूँ, ठीक है, देखिएगा, एक बार मैं कर ही देता हूँ, जरा आप खुद बताइए कि यहाँ पर 22 दिन है, यहाँ पर 89 दिन है, यहाँ पर 1 दिन है, तो इनको जोड़ लेते हैं तो 2 9 11 1 12, ठीक है, 8 2 10 10 1 11, इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 कम 7 कितना 4 2 42, 7 6 42, देखिए पूरा पूरा कट गया, 7 कम 7 और कितना हो जाएगा 5 4 2 7 6 42, 16 7 कितना होता है 112, ये पूरा पूरा कट गया तो कितना विषम दिन आ गया 0, कितना आ गया 0। आपके ऊपर है, या तो आप जोड़ कर भाग करिए या तो पहले से ही भाग कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि 2 मैंने यहाँ पर बता दिया कि विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं। यदि आपसे कोई पूछेगा कि इतने सालों का विषम दिन बताइए तो उम्मीद करते हैं कि इसको प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके बार बार आप विषम दिन निकालेंगे। अब आइए, अब हम बात करते हैं निर्धारित तिथि की, क्योंकि निर्धारित तिथि विषम दिन की ही गणना है। चलिए ध्यान से देखिएगा। आइए, तो विषम दिन पे पकड़ बनाइए, और जो सोच रहे हैं कि कैलेंडर में ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, आज तक ऐसा सर पढ़ाया कोई नहीं पढ़ाया है क्या, लीप वर्ष का आना, ठीक है, 400 वर्षों में 30 तारीख का आना, आज तक किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। ये सब क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सब बड़ी यूजफुल होने वाले हैं जो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं जानता हूं, और जो बच्चे मुझसे पढ़े वो जानते हैं कि अमित सर जो भी पढ़ाते हैं बाकायदे चीर फाड़ कर देता हूं उसका, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी विद्यार्थी को किसी भी टाइप का कंफ्यूजन रहे, ठीक है। आइए, अब निर्धारित तिथि, निर्धारित तिथि का मतलब क्या होता है श्रीमान, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो किसी लोग को यदि दिन याद है तो बहुत अच्छी बात है, दिन नहीं याद है तो मैं बता दूं कि 15 अगस्त 1947 बहुत ही फेमस दिन है। इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम लोग एकदम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र का मतलब होता है कि स्वतः अपना विचार, स्वतः अपना इच्छा, स्वतः अपनी बातों को रखना, जो मन करे वो हम स्वयं से कर सकते हैं। इस तरह से पूर्ण एक स्वतंत्रता के रूप में प्राप्त हुआ। वो क्या है 15 अगस्त 1947, वो दिन था शुक्रवार। वो कौन सा दिन था शुक्रवार, तो कैलकुलेशन से भी क्या आना चाहिए शुक्रवार। एक चीज मैं हमेशा आपको क्लियर कर दूं कि कैलेंडर में झूठी चीजें नहीं होती हैं। आप यदि गणना करने में गलती करते हैं तो रियल में सही होता है, ठीक है, लेकिन गणना सही होना चाहिए। जो रियल में है वो गणना से भी आना चाहिए। इसीलिए कैलेंडर और क्लॉक एक ऐसे टॉपिक होते हैं कि इसमें आपकी झूठी अफवाहें ट्रिक फ्रिक नहीं चलती है, रियल है तो रियल। अब हम बात करेंगे कि 15 अगस्त 1947 को बताइएगा, यदि फाइनली 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है तो कैलकुलेशन के हिसाब से भी क्या होना चाहिए शुक्रवार। आइए हम गणना करते हैं। श्रीमान ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिए 1947 है, यह तो लीप वर्ष नहीं है,
यह क्या है, साधारण वर्ष है। तो सुनिएगा, यह अगस्त है तो हमेशा हम कैलकुलेशन जनवरी से करेंगे। तो बताइए, जनवरी का विषम दिन 3, फरवरी का विषम दिन 0, क्योंकि साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में फरवरी का विषम दिन 0 होता है। मार्च का विषम दिन 3, अप्रैल का विषम दिन 2, मई का विषम दिन 3, जून का विषम दिन 2, जुलाई का विषम दिन 3, और कहाँ तक, अगस्त। अगस्त 15 है तो 15 में 7 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 1। यानी अगस्त का विषम दिन कितना मिल गया, 1। फिर से समझने का प्रयास करिए कि 15 अगस्त है तो काउंटिंग करेंगे जनवरी से, तो जनवरी का 3, फरवरी का 0, क्योंकि 1947 यह साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष होने की वजह से फरवरी का महीना 28 का होगा, और 28 में 7 से भाग लगाएंगे तो विषम दिन क्या होगा, 0। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त 15 अगस्त है तो 15 में 7 से भाग करेंगे तो अगस्त का विषम दिन कितना आ गया, 1। ठीक है। अब हम बात करेंगे 1947। देखिए, 1947 की जगह अब हम 1 साल पीछे जाके इसकी गणना करेंगे। क्या, 1946 की। हमेशा याद रखिएगा, निर्धारित तिथि में हम 1 साल पीछे ही जाके गणना करेंगे, क्योंकि यदि आप 1947 की गणना करते हैं तो आप 1947 नहीं बल्कि आप 1948 की गणना करते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह से आप 1947 की जगह पर किसका 1 साल पीछे, किसी भी साल का निर्धारित तिथि हम 1 साल पीछे जाकर ज्ञात करेंगे। तो 1947 से पीछे क्या, 1946 का ज्ञात करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 400 गुणते 4, 4 चौका 1600 प्लस 300 और 46 साल। देखिए आया कि नहीं, यही तो मैं आपको विषम दिन में गणना करवा रहा था। तो 400 का विषम दिन 0, 300 का विषम दिन 1, 46 साल है तो 46 दिन, और 46 में जितने लीप वर्ष उतने विषम दिन। तो लीप वर्ष चेक करेंगे तो 4 से भाग करेंगे तो 11 ही आ जाएगा। बताइए, 11 दिन में 7 से भाग करेंगे तो 4 यहाँ पर विषम दिन, और 46 में 7 से भाग करेंगे तो 7 छक 42, 4 यहाँ पर, तो 4 4 8 1 9, अभी भी 7 से बड़ा है तो 2 आएगा शेषफल, यानी विषम दिन कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब इन सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3 3 6 2 8 3 11 11 2 13 13 3 कितना होगा, 16 17 17 2 कितना हो जाएगा, 19, और 19 में 7 से भाग करते हैं तो बताइए 7 दूना के 14 कितना बचेगा, 5। 7 दूना के 14 कितना बचेगा, 5। 7 दूना के 14 कितना बचेगा, 5। और 5 क्या दिखाता है, शुक्रवार। 5 किसको दिखाता है, शुक्रवार। याद आया, 1 होगा तो सोमवार, 2 होगा तो मंगलवार। मैं कितनी बार बताऊं, 5 होगा तो क्या होगा, शुक्रवार। यानी कि कैलकुलेशन में भी यह क्या आ गया, फ्राइडे। कैलकुलेशन में भी क्या आ गया, फ्राइडे। यानी कि 15 अगस्त 1947 को क्या था, फ्राइडे। अब कुछ लोग के मन में डाउट ये होगा कि यार कौन विषम दिन याद रखेगा, इससे अच्छा तो कोड है। मैं एक बात बता दूं मेरे दोस्त, सवाल आता हुआ भी गलत हो जाएगा यदि एग्जाम में कोड भूल गए तो। कोड भूल गया आपने तो समझ लीजिए कि आता हुआ पकड़ होते हुए भी आपसे वो क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोड ही भूल गए हैं। और विषम दिन एक जेन्युइन कैलकुलेशन है, मैं भी कोड पे लगाता हूं। मैं कोड में इसमें फर्क को समझा है बारीकी से, और ये भी आसान कर दूंगा, अभी घबराइए मत। ये आसान तभी होगा जब आप इसकी बार बार रिविजन करेंगे। अरे 10 नंबर का मोबाइल याद हो सकता है तो क्या 12 महीने है तो 12 अंक का आपको कोड नहीं याद हो पाएगा। और विषम दिन क्या है, 3 2 3 2 1, यही तो चल रहा है। और जब बार बार मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे। यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, मिटा देते हैं। यहां पर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने लिया 20 सितंबर, 20 सितंबर। ठीक है, मान लीजिए 20 सितंबर हमने लिया। मान लीजिए कि 1976 को दिन बताना, 1976 को दिन, 20 सितंबर 1976 को दिन। जब भी शुरुआत करेंगे तो इस सन को देखकर, यह लीप वर्ष है। देखिए 76 4 से कटता है तो ये 1976 कैसा है, लीप वर्ष।
तो लीप वर्ष होगा तो फरवरी में विषम दिन कितना होगा? 1, याद करिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे जनवरी का 3, फरवरी का 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3 और सितंबर कहाँ तक? 20। तो 20 में हम किससे भाग करेंगे? 7 से। तो कितने दिन? विषम 6 दिन। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको भी आसान करेंगे, लेकिन बस अब तक समझते चलिए। प्लस 1976 है तो किसकी ज्ञात करेंगे? एक साल पीछे जाके, किसका? 1975 को। इसको क्या लिख सकते हैं? 400 गुणते 4, 4 चौको 1600 प्लस 300 प्लस 75 साल। क्या देख पा रहे हैं कि 1900 है तो 1600 खत्म, 375 ही बचा है कि नहीं? यदि हम बोले ये होता है 1345, 1345 से 1200 खत्म कर दीजिए, तो 1345 से 1345 में 1200 खत्म कर देंगे तो 345 ही बचा ना। तो ये भी एक तरीका होता है कैलकुलेशन सॉर्ट करने का। तो ये 0, 300 का विषम दिन 1, 75 है तो 75 साल में 75 दिन प्लस 75 साल में जितने लीप वर्ष उतने विषम दिन। तो 75 साल में किससे भाग करेंगे? 4 से। किससे भाग करेंगे? 4 से। 19 चौक 76 होता है, 18 चौक 72 होता है, यानी कि जब इसमें 4 से भाग करेंगे तो 18 विषम दिन और आएंगे। ठीक है, 18 में इन सभी को जोड़ लीजिए या भाग कर लीजिए। ठीक है, जब भाग करते हैं तो बताइए 18 में 7 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? बताइए। 7 दूना के 14, 4 यहाँ पर विषम दिन आएंगे। 75 में 7 से भाग करते हैं तो 75 में 7 से भाग करते हैं तो कितना आएगा? 5 यहाँ पर विषम दिन आएगा भाई। 10 7 70, 5 शेषफल बचेगा। 5 4 9 1 10, टोटल यहाँ पर कितना मिल गया? 10। अब इसमें सभी को जोड़ दीजिए या जहां जहां 7 दिखाई दे उसको खत्म कर लीजिए। ठीक है, 2 3 5 2 7 खत्म, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 3 3 6 1 7 खत्म, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 10 6 16, 16 3 19, 19 3 कितना होता है? बताइए। 22। 22 में 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 होगा और 1 को क्या बोलते हैं? विषम दिन। और जब 1 आ गया तो 1 का मतलब क्या होता है? सोमवार। आप मोबाइल में चेक करिए क्या कि 20 सितंबर 1976 को कौन सा दिन है? तो यही रहेगा, सोमवार। यही होगा, सोमवार। अब आइए मैं इसको और कैलकुलेशन को छोटा करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। ठीक है, हमने लिखा जनवरी, हमने लिखा फरवरी, हमने लिखा मार्च, हमने लिखा अप्रैल, फिर लिखा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पर लिखा हमने दिसंबर। तो टोटल कितने महीने होते हैं? टोटल 12 महीने होते हैं। जनवरी का विषम दिन 3, फरवरी का विषम दिन 0 या 1 मिलेगा, मार्च का विषम दिन 3, अप्रैल का विषम दिन 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर का 3। हम इसको 4-4 महीने में बांट देते हैं। ये मेरा तरीका है, अभी तक किसने नहीं बताया। हम 4 महीने में बांट देते हैं। जनवरी से लेकर अप्रैल तक 4 महीना, मई से लेकर अगस्त तक, मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीना, और सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये एक 4 महीना हमने बांट दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमने इसको बांट दिया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, अब देखिए यदि लीप वर्ष होगा, ध्यान से समझिएगा, लीप वर्ष होगा तो यहाँ पर जनवरी से अप्रैल तक क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, जनवरी से अप्रैल तक, ध्यान से समझिएगा, जनवरी से अप्रैल तक, जनवरी यदि साधारण वर्ष होगा तो ठीक है, जनवरी से अप्रैल तक देखेंगे कि जनवरी का विषम दिन 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, तो इनको हम जोड़ देंगे। जब लीप वर्ष नहीं साधारण वर्ष होगा तो 3 3 6 2 8 कितना आएगा विषम दिन? 1। यानी कि जब लीप वर्ष होगा, सॉरी, जब साधारण वर्ष होगा, सिंपल ईयर्स होगा तो विषम दिन 1, और जब लीप वर्ष होगा तो ये 1 और जोड़ेंगे तो लीप वर्ष होगा तो विषम दिन कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। यानी कि जनवरी से अप्रैल तक
टोटल विषम दिन 1 या लीप वर्ष होगा तो 2। मई से अगस्त तक 3 2 5 3 8 3 11 और 11 में 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि मई से अगस्त तक कितना होगा 4। ठीक है। और सितंबर से दिसंबर तक 3 2 3 5 2 7 3 10 कितना आ जाएगा 3। अब देखिए इसी का प्रयोग करना है। ये 1 4 3 है, 1 4 3, तो यहाँ पर हमने लिखा 1 4 3, 1 या तो 0 होगा। ठीक है, यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक यदि साधारण वर्ष होगा तो हम विषम दिन 1 लेंगे, और यहाँ पर मई से लेकर अगस्त तक यदि साधारण वर्ष होगा तो 4 होगा, चाहे लीप वर्ष भी होगा तब भी 4 होगा। और सितंबर से दिसंबर तक यदि साधारण होगा चाहे लीप वर्ष होगा तभी विषम दिन कितने आएंगे 3। बस चेंजिंग यहाँ पर है। तो ये क्या है, आई का मतलब क्या होता है जरा बताइए। आई का मतलब होता है, ये 1 है तो 1 का मतलब आई, 4 का मतलब क्या होता है लव, और 3 का मतलब क्या होता है यू। ये क्या हो गया, आई लव यू। यह एक कोड हमने बना दिया है, आई लव यू, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ताकि ये आपके दिमाग में बन रहा है क्या 143 ठीक है। अब जरा बताइए, ये सितंबर है, बताइएगा जब ये सितंबर है तो इसका मतलब है सितंबर तक ये क्या है, देखिए लीप वर्ष है, सितंबर तक क्या है, ये यदि लीप वर्ष है तो क्या होगा यहाँ पर बताइए। यहाँ पर सितंबर है तो यहाँ पर क्या होगा, यह देखिए 76 है तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो विषम दिन कितने होंगे 2, यानी कि यहाँ पर पूरे के पूरे 2 मिला, जनवरी से लेकर अप्रैल तक पूरा का पूरा 2 मिला, और 2 में मई से अगस्त तक 3 मिला तो 4 2 6, और सितंबर तक जाना है तो 4 2 6। बताइए यहाँ पर हम लिखेंगे 6, और 20 में सितंबर तक जाना है तो 20 में हम 7 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 6, और 1976 की जगह 1975 का कैलकुलेशन करेंगे तो 5 4 9 1 10, कितना मिल गया 10, कितना मिल गया 10, 10 6 16, 16 6 कितना होता है बताइए, 16 6 22, और 22 को यदि 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन की संख्या क्या आएगी 1। 1 का मतलब क्या होता है सोमवार, और देखिए 1 का मतलब क्या होता है सोमवार। फिर से इसको देखने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। बड़ी ही मेहनत के साथ मैंने इसको कंसेप्ट बनाया। अभी आगे भी नेक्स्ट क्लास में भी इस पर सवाल करेंगे, इसको बताएंगे, उसके बाद काल्पनिक तिथि बताएंगे, और काल्पनिक तिथि ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको समझाने के बाद उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। कल अब नेक्स्ट क्लास लगाएंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, काल्पनिक तिथि के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।